अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये न्यू नॉवल? लाइक की सूरत में मुझे बताइए और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं ताकि मैं इसको कंटिन्यूली रोज़ अपलोड कर सकूं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको हर आने वाली न्यू एपिसोड और न्यू नॉवल के अपडेट्स बआसानी मिल सकें। चलते हैं, नॉवल को रीड करना शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 4। बख्श ने गाड़ी मोड़ ली थी, फिर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे ही जरखान की धड़कनों की रफ्तार भी तेज हो रही थी। आंखों के गोशे फिर से भीगने लगे थे। आज वो पूरे 16 साल बाद ढूंढने में कामयाब हुआ था, मगर कामयाब होकर भी वो खुश नहीं था। दिल पहले से ज्यादा तकलीफ में था। वो तोने पाकर भी खो देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों बाद कैद से रिहाई मिलने की बजाय ऐन वक्त पर उसे सजाए मौत सुना दी गई हो। सीट की पुष्ट से टेक लगाकर उसने अपनी दुखती आंखें मोद ली थी। बंद आंखों में अजाब उतरने लगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है बख्श, मैं तो उनसे माफी का तलबगार था। उनके पांव पड़ जाना चाहता था, उन्हें मनाकर घर वापस ले जाना चाहता था, मगर देखो ना, कुदरत ने खुद ही इंसाफ कर दिया। मुझे इतनी बुरी सजा सुना दी, ऐसी सजा जिसने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं मर रहा हूँ बख्श, मेरा दिल रो रहा है। मेरा सुकून तो 16 बरस पहले ही बर्बाद हो गया था। अब मेरी बस सुकूनी भरी नींद भी मुझ पर हराम हो जाएगी। आंखें बंद करके होठों पर फीकी मुस्कुराहट सजाए वो ड्राइव करते दाद बख्श से मुखातिब था। हॉस्पिटल आ गया साईं। जवाब में बख्श ने सिर्फ यही कहा था। वो फौरन सीधा होकर बैठा। पत्थर होती आंखों से सामने खड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमारत को देखते हुए उसका दिल कर लाया था। तो यानी रोज़ महशर आ पहुंचा था। हिसाब का वक्त करीब था। क्या वो उसे माफ कर देगी? क्या वो उससे पहचान लेगी? क्या वो इस औरत की आंखों में अपने लिए नफरत देख पाएगा? दिमाग ने कई सवालात किए थे और जमीर चीख चीख कर कहा था नहीं, कभी भी नहीं। बख्श ने गाड़ी मोड़ बख्श ने गाड़ी से उतर कर उसकी साइड का दरवाजा खोला था। जरखान ने खुद को मजबूत किया था और जमीन पर कदम रखते हुए एक बार फिर अपने सामने खड़ी इस इमारत को देखा जो किसी से भी उस औरत की शाया निशान नहीं थी। वो वहां जाने कौन से कमरे में कितने मरीजों की रश में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी, या नहीं शायद अपनी सांसें पूरी कर रही थी। बड़े बड़े कदम उठाता वो छोटे से पार्किंग एरिया से होता हॉस्पिटल की इमारत में दाखिल हुआ। रिसेप्शन के करीब ही हैदर मलिक बेचैनी से टहल रहा था। बीबी कहाँ है हैदर? दाऊद बख्श ने उससे पूछा था, जो उन दोनों की आता देख फौरन उनकी तरफ बढ़ा था। आप आइए मेरे साथ। उन दोनों के साथ लिए वो एक तरफ को चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल डूब रहा था। बड़ा सा हॉल जहां मरीजों के लिए चेयर्स जमीन पर फिक्स की गई थी। उनकी चेयर्स की साइड में दीवार की तरफ बिछी जगह से गुजर कर वो दोनों हैदर की मैयत में चल रहे थे। चंद मिनट चलते रहने के बाद हैदर मलिक कॉरिडोर से इख्तिताम पर बने एक हॉल रूम में दाखिल हुआ था। जरखान के कदम एक पल रुके थे, फिर दिल मजबूत करता वो भी अंदर दाखिल हुआ था। पूरे कमरे में शायद 8 बेड थे। दाएं दाएं तरफ तीसरी बेड की पायती के पास खड़ा हैदर मलिक उन दोनों पर वाज़ेह कर चुका था कि बेड पर लेटा वजूद ही जरखान अब्बासी की तलाश है। चंद कदम पीछे खड़े जरखान ने बेयकीनी से बेड पर लेटी उस औरत को देखा। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और फिर बार बार। वो हकीकतन उसे पहचान नहीं पाया था। तेजी से बेड की तरफ बढ़ा था और फिर आखिरी बार उस होश खुद से बेगाना वजूद पर नजर डाली थी। एक बार, अब की बार उसकी निगाह साकित हुई थी। आंखों की पुतलियां इस चेहरे को देखते हुए फैल रही थी, जबकि इस बेड के पास बैठी दो खवातीन उस सूटेड बूटेड शख्स को देखकर हैरान और परेशान सी थी। बाकी मरीज भी उस बारोब शख्सियत से मरऊब होकर उसका जायजा ले रहे थे, मगर जरखान अब्बासी की तो दुनिया रुक चुकी थी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा वो नजीब वजूद किसी 37 साला औरत का नहीं बल्कि किसी 60 साला बुढ़िया का लग रहा था। जरखान अब्बासी का दिल कट कर रह गया था। दाद बख्श ने तफक्कुर से उसकी जानिब देखा, जो शायद तकलीफ में घिरा यकटिक
फातिमा बीबी के चेहरे को देख रहा था। वही चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही पुरनूर सा। चेहरे का तासुर भी वैसा ही था, बिल्कुल नरम। सोते हुए भी उनकी होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट थी, हल्की हल्की सफेदी माइल पलकें और भुएं। वो खूबसूरत आंखें आज बंद थी, तीखे नैन में कभी लौंग चमका करती थी, तीखी नाक में कभी लौंग चमका करती थी, मगर आज वो आंख बेरौनक थी। बारीक होंठ जिनकी तशबीह कभी गुलाब की पंखड़ी से मिला करती थी, आज सूखे बेरौनक पपड़ी जदा से थे। उसने सहारा लेने को हाथ दाएं बाएं तरफ बढ़ाया था। दाद बख्श फौरन आगे बढ़ा था। साईं उसकी पुकार में तड़प थी। उस कमरे में मौजूद हर मरीज और उसके साथ मौजूद लवाहिकीन ने एक लंबे चौड़े मर्द को बुरी तरह रोते देखा था। बेड पर लेटे वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। जरखान ने बहुत आहिस्तगी से उसकी पेशानी उनके पैरों पर अपनी पेशानी उनके पैरों पर टिकाई थी, कुछ इस तरह से कि फातिमा बीबी के पैरों की तिल्लियां उसकी कशादा पेशानी को छू रही थी। रिदा की वालदा हैरत से अस्पताल के अमले को पूरा रूम खाली करवाते देख रही थी। 5 मिनट के अंदर अंदर वहां से तमाम मरीज जा चुके थे या नहीं, उसने आने वाले शख्स ने ही वो रूम खाली करवाया था। अब वहां सिर्फ बख्श था या फिर फातिमा के साथ आई खवातीन। बेटे कौन है आप और हमारे मरीज से क्या ताल्लुक है आपका? वो पूछने वाली रिदा की वालदा थी। वो हनूज उनके पैरों से सर टिकाए हुए था। मान पैरों पर नमी के एहसास से फातिमा की आंख खुली थी। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उन्होंने उन्होंने अपने गिर्द निगाह दौड़ाई। पैरों में सर दिए बैठे शख्स पर पड़ी तो एक पल को उनका दिल डूबा। कौन कौन हो तुम? जरा सा सर उठाकर उन्होंने अपने पैरों में सर टिकाए हुए मर्द को देखने की कोशिश की। अरे अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया फातिमा। रिदा की वालदा फौरन उनकी तरफ बढ़ी। जरखान अब्बासी ने चेहरा ऊंचा किया और आहिस्तगी से खड़ा हो गया। एक पल को फातिमा की निगाह साकित हुई थी, फिर अगले ही पल उनकी आंखों में शनासाई की चमक उतरी थी। वो वही तो था, बिल्कुल वैसा ही था, बस कद निकल गया था, दाढ़ी मूंछ भी आ गई थी। वो सुर्ख भीगी आंखों से उनकी जानिब देख रहा था। उनके लबों पर एक नरम मुस्कुराहट फैल गई। दाद बख्श ने हैरत से इस बाज़र्फ औरत को देखा जिसके लबों पर उसके साईं के लिए मुस्कुराहट थी। तो आखिर आ ही गए तुम। उनके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, मगर आंखों के कोने तेजी से भीगे थे। दो आंसू टोट कर कमपट्टियों में जज्ब हुए थे। जरखान ने बेबसी से उनकी जानिब देखा। मैं जानती थी कि आज तुमसे जरूर मुलाकात होगी। वो जरा उठकर टेक लगाकर लेटने से अंदाज में बैठ गई। लबों पर मुस्कुराहट हुनूस थी। जानबूझकर किया ना आपने ये सब? आवाज हद से ज्यादा भारी थी। उन दोनों को यूं गुफ्तगू करते देख उनके पास मौजूद खवातीन ने समझदारी का मुजाहरा किया था और कमरे से बाहर निकल गई। आप जानती थी ना कि मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, आपके कदमों में सर रखने के लिए तड़प रहा हूँ। सब जानती थी आप, इसीलिए मुझसे भागती रही हैं आप, है ना मोमी? वो बच्चों की तरह सिसक रहा था, अंदाज में खफकी थी, आवाज जज्बात से बोझल थी। फातिमा की आंखें लफ्ज मोमी पर भीगने लगी थी। ये एक लफ्ज कहने में तुमने बहुत देर लगा दी जरखान। उसे उसके नाम से पुकारते हुए वह तकलीफ ज़दा से कह रही थी, ऐसा मत करो प्लीज। वो तड़प कर उनके पास आया था। आई एम सॉरी, वो अटका था। आई एम सॉरी। उनका हाथ नरमी से थाम कर वो शर्मिंदा सा बोला था, मैं जानता हूँ कि मेरा गुनाह नाकाबिले माफी है, मगर प्लीज आप मु- आप मुझे माफ कर दें। मैं तो बहुत बुरा हूँ, सच में बहुत बुरा हूँ। मुझे आप तो बहुत अच्छी है ना। आप मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे सुकून दे दे प्लीज। प्लीज मॉमी, प्लीज मुझे माफ कर दे। उनके हाथ को आंखों से लगाए वो बच्चों की तरह रो रहा था। और रो तो वो भी रही थी, दिल उनका भी फट रहा था। कब चाहा था उन्होंने कि वो बेसुकून रहे, कब चाहा था कि वो यूं बिलक बिलक कर रोए। रो मत, क्यों रो रहे हो? अभी तो जिंदा हूं मैं। तुम सही वक्त पर आए हो जरखान, गलत तो तुमने कर दिया है मेरे साथ। वक्त से पहले आकर अपने साथ तो ठीक कर लिया तुमने, मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं तो चाहती थी कि तुम
तब बात है जब मैं जा चुकी होती, जब मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती, तब तुम्हें कौन माफी देता जरखान, कौन माफी देता। वो खुद भी सिसक रही थी। मैं तुमसे इसीलिए भागती रही क्योंकि तुम्हें माफ नहीं करना चाहती थी। अब सामने आ गई हो तो ये दिल नरम पड़ गया है। माफी दिए बगैर तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं बेचैन रहूंगी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा मेरी जान, बाखुदा कभी बुरा नहीं चाहा। उसके बाल सहलाते हुए वो नरमी से बोल रही थी। जरखान ने सुर्ख अंगारा होती आंखों खोल कर उनका मुस्कुराता चेहरा देखा। दाद बख्श ने आंखें भी फातिमा की ज़र्फ पर नम हो गई थी। मैंने मैंने तुम्हें माफ किया जरखान, उसकी आंसू साफ करते वो नरमी से बोली। सच सच में माफ कर दिया। वो बेयकीन सा एकटक उनकी तरफ उनकी जानिब देख रहा था। सजा नहीं देंगी मुझे, वो भीगी आवाज में पूछ रहा था। उसके सवाल पर वो मुस्कुरा उठी। 16 बरस थोड़ी है क्या? उसकी थोड़ी नरमी से छूते वो हंसते हुए पूछ रही थी। दाद बख्श की हैरत दीदनी थी। क्या थी वो औरत? किस मिट्टी से बनी थी जिस शख्स ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली? उसे ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि उससे बेहद मोहब्बत से बात कर रही थी। अगर आपने वाकई मुझे माफ कर दिया तो फिर मेरे साथ चले। आप यहाँ नहीं रहेंगी, मेरे साथ चले अपने शहर, अपने घर। वो बहुत आहिस्तगी से दरख्वास्त कर रहा था। फातिमा की लबों की मुस्कुराहट सिमट गई, आंखों में सख्ती दर आई थी। मैंने तो तुम्हें माफ किया है जरखान, उस घर को, उस घर के दरो दीवार को और उस घर के मालिक को मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। उनका लहजा अटल था, अंदाज में कोई रियायत नहीं थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है फातिमा मोम। मैं आपको इस मैं आपको इस अंडर डेवलप्ड हॉस्पिटल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। प्लीज आप मेरे साथ चलें, घर मत जाइएगा मगर यहाँ से चले प्लीज। जरखान मुल्तजी हुआ। साईं ठीक कह रहे हैं बीबी, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, उनके पास आपके मर्ज का कोई इलाज नहीं है। अगर आप यहाँ रुकेंगी तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। आप साईं के साथ लाहौर चलें, हम वहीं आपका इलाज करवाएंगे। दाद बख्श ने मोदबाना कहा था। मुझे कहीं नहीं जाना दाद, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने जरखान की तरफ देखते हुए बख्श को जवाब दिया। मगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। जरखान के लहजे में तकलीफ थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी मेरे लिए परेशान हो रही होगी। जरखान मुझे घर जाना है, प्लीज तुम इन डॉक्टर से बात करो ना। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे महरम के पास जाना है। महरम का जिक्र करते उनकी आंखें नम हो गई थी। यानी आपने मुझे माफ नहीं किया? जरखान बेबस हुआ। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ मगर यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। मेरी बेटी तुम्हारी या मेरी मर्जी माजी के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारी साथ नहीं जा सकती, तो प्लीज मेरे बात को समझो। उनके बेबसी से कहने पर वो बेचैन हो गया। तो उसमें फिक्र वाली तो कोई बात नहीं है मॉम, आप मेरे साथ चलें, आपकी बेटी को बख्श ले आएगा, वो भी वहीं रहेगी। डोंट यू वेरी प्लीज। जरखान ने उन्हें मनाने की कोशिश की। तभी वो दो डॉक्टर्स अंदर आए। जरखान ने उनका हाथ बेहद आहिस्तगी से थपथपाया और डॉक्टर की तरफ बढ़ा। अब्बासी साहब, हमने आपके कहने पर जनरल हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स के पेशेंट को रिपोर्ट मेल कर दी है। आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें वहां ले जाइए। दे कैन टेक बेटर केयर ऑफ हर। डॉक्टर ने आवाज काफी धीमी थी। एंड प्लीज अब आप इनसे मजीद बातचीत करने से अवॉइड करें और आपकी कोशिश करें कि पेशेंट टेंस फ्री रहे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिमागी सुकून मिलना चाहिए ताकि ये अपनी नींद सो सके। अदवियात से ली गई नींद उनके लिए बेहतर नहीं है। रिमाइंड इट, अपने लिए एम्बुलेंस का अरेंज कर दिया गया है। इनके लिए एम्बुलेंस का अरेंज कर दिया गया है। हम थोड़ी देर तक उनकी ड्रिप्स चेंज कर देते हैं, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। उसका कंधा थपक कर वो चले गए थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जरखान, वो सख्ती से बोली थी। सर में दर्द की शदीद लहर उठी थी। वो किरा उठी। मॉम, वो बेताबाना उनकी जानिब बढ़ा था। दाद सरस से डॉक्टर्स के बुलाने भागा था। तुम मेरी महरम को बुला दो, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। सर को दोनों हाथों से थामे वो दाएं बाएं पटक रही थी। आंसू टूट कर बालों में जज्ब हो रहे थे। आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। उन पर झुका वो परेशानी से कह रहा था। डॉक्टर्स के पीछे पीछे रिदा की वालदा और दूसरी खवातीन भी अंदर आ गई थी। फातिमा की हालत बिगड़ रही थी। महरम को बुलाओ, वो चिल्ला रही थी। जरखान की तड़प के उनका हाथ थामा। उनकी खूबसूरत आंखों
से तकलीफ के मारे आंसू निकल रहे थे। डॉक्टर्स ने फौरन उन्हें सुकून आवर इंजेक्शंस दिए थे और चंद मिनटों में ही होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। जरखान ने नम आंखों से उनके लट्ठे की मानन सफेद पड़ते चेहरे को देखा। आंखें मसलते हुए दांत बख्श की जाने मुझे 10 मिनट तक एम्बुलेंस आ जाएगी। तुम एम्बुलेंस में मॉम के साथ जाओ और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। मॉमी की बेटी को लेकर मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आऊंगा। मेरे आने से पहले पहले मॉमी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। दाद खुद को कंपोज करता वो संजीदगी से उसे हिदायत दे रहा था। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा साईं, आप बेफिक्र हो जाए। वो मुस्ताद से बोला था। गुड। उसका कंधा थपक कर वो उन दो खवातीन की तरफ बढ़ा जो हुनूक सारी कार्रवाई देख रही थी। मैं फातिमा मॉम का बेटा हूँ, उससे ने झिझकते हुए उन दोनों की खवातीन से अपना तारुफ करवाया। उनकी आंखें मजीद फैली थी। वो ऊंचा लंबा एक भरपूर मर्द 40 साल फातिमा का बेटा कैसे हो सकता है? रिदा की वालदा आंखें फाड़े उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। जरखान ने निगाह फेर ली। यकीनन आप दोनों ही उन्हें यहाँ लेकर आई हैं। आपने उनकी देखभाल इतना ख्याल रखा, इस सब के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्या आप दोनों मुझे फातिमा मॉम की बेटी के पास ले जा सकते हैं? वो बहुत शाइस्तगी से पूछ रहा था। उसका लहजा भारी होकर काफी दिलकश लग रहा था। अरे नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। शुक्रिया की कोई बात नहीं। और महरम बेटी तो ये फरखुंदा बहन रिदा की वालदा के घर ही होगी। उनकी बेटी के साथ स्कूल जाती है ना वो। फातिमा को घर पे ना पाकर वो उन्हीं के घर चली गई होगी। रिदा की वालदा के बजाय दूसरी औरत ने जवाब दिया और वो उससे काफी मरूब हो चुके थे। आप दोनों चले, मैं फिर मेरे साथ। जाहिर सी बात है मैं जाहिर सी बात है मैं अकेला तो उनके घर नहीं जा सकता, उसने संजीदगी से कहा। उनकी अस्वात में सर हिलाने पर जरखान ने एक नरम निगाह सोई हुई फातिमा पर डाली और फिर उन दोनों खवातीन के साथ हॉस्पिटल की इमारत से बाहर निकल गया। बैठे प्लीज। उसने दोनों खवातीन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। दोनों खवातीन गाड़ी में बैठ गई। वो सरहद से ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकाली। ऊंचे ऊंचे रास्तों पर वो बहुत महारत से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दोनों खवातीन चुपचाप बैठी बस गाड़ी का जायजा ले रही थी। तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत के बाद वो रिदा की वालदा के बताए गए रास्ते पर गाड़ी डाल चुका था। मजीद 5 मिनट बाद वो एक चौड़ी कच्ची सड़क पर गाड़ी भगा रहा था। बस बेटा, यहाँ इसी सड़क पर थोड़ा सा आगे जाकर हमारे मोहल्ले को जाती गली आएगी। तुम वहीं गाड़ी रोक देना, मैं खुद जाकर महरम बेटा को ले आऊंगी। सामने सड़क पर देखकर बात करती रिदा की वालदा की चलती जुबान एकदम रुकी थी। जब उनके चुप होते ही वो दूसरी औरत बोल पड़ी, क्योंकि यकीनन उसकी निगाह भी सामने ही थी। अरे फरखंदा आपा, ये तो आपकी रिदा है ना? और शायद महरम बेटी भी है उनके साथ। दूर से ही दोनों को बौखलाई बौखलाई सी लग रही थी। दोनों ही स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। जरखान ने उन दोनों खवातीन की गुफ्तगू सुन चुका था। उसकी नजर भी उन दोनों लड़कियों पर पड़ चुकी थी। गाड़ी की स्पीड सी बढ़ाकर उसने अगले ही पल सड़क पर खड़ी उन दोनों लड़कियों से जरा फासले पर गाड़ी के ब्रेक्स लगाए थे। उन दोनों में से फातिमा मॉम की बेटी कौन है? उसने गर्दन मोड़कर उन दोनों से पूछा। अंदाज में अजलत थी। वो बाएं तरफ जो खड़ी है सफेद चादर में। रिदा की वालदा ने जवाब दिया था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो सरहद से बाहर निकला और उन दोनों की तरफ बढ़ा था, जबकि पीछे दोनों खवातीन गाड़ी के दरवाजे से नंबर नंबर आजमा होने लगी जो यकीनन उनसे नहीं खुलने वाला था। रिदा ने हैरत से उन्हें सामने खड़े जरखान अब्बासी को देखा, जिसकी तवज्जो उसके पीछे चुपती महरम पर थी। आप फातिमा मॉम की बेटी है ना? आप प्लीज मेरे साथ चले। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको याद कर रही है, मिलना चाहती है आपसे। वो बेहद नरमी से पूछ रहा था, जबकि रिदा की पुश्त में मुंह छिपाए खड़ी महरम ने अपनी मौमी के नाम पर फौरन आंखें खोलकर चेहरा ऊपर किया था। अब टिटकने की बारी जरखान अब्बासी की थी। एक बार फिर वही चेहरा उसके सामने था। रोई रोई गुलाबी आंखें और फूले फूले सुर्ख गाल। वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। आप कैसे जानते हैं मेरी मौमी को? थूक निगलते हुए वो अटक अटक कर बोल रही। जरखान अब्बासी को सही मानों में शर्मिंदगी हो रही थी। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, वो ही टॉपर थी जिसे 2 घंटे पहले वो थप्पड़ मार चुका था।
मैं उनका बेटा हूँ, वो संजीदगी से बोल रहा था। लेकिन वो तो मेरी मम्मी है। सामने खड़े शख्स के डर के बायस वो ठीक से एहतजाज भी नहीं कर पाई थी। जरखान नरमी से मुस्कुराए, जबकि उसकी दिलकश मुस्कुराहट पर महरम ने अपनी आंखें यूं फाड़ी थी जैसे कोई अनोखा काम कर रहा हो। जरखान अब्बासी ने निगाह चुरा ली। ये सब तो आपको फातिमा मॉम ही बताएंगी। आप भी मेरे साथ चलें प्लीज। निगाह झुकाए वो संजीदगी से कह रहा था सभी। तभी उसकी निगाह जरखान की गाड़ी से निकलती फरखंदा आंटी पर पड़ी और फिर फुर्ती से उनकी तरफ भागी। आंटी, मेरी मम्मी कहाँ है? आवाज में। बेटा, ये साहब उन्हें लाहौर लेकर ले गए हैं, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे उन्हें। तुम्हें लेने आए हैं, तुम उन्हीं के साथ चली जाओ। करीब आते जरखान को देख रिदा की वालदा के बजाय दूसरी औरत बोली थी, मैं इनके साथ। वो बेबसी के एहसास तले रो पड़ी। उंगलियां चटखाते हुए उसने डरते डरते उन अपनी पुश्त पर खड़ी जरखान अब्बासी को देखा था। उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखकर उसे खौफ महसूस हुआ। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, आए प्लीज बैठे। जरखान ने फ्रंट डोर खोला था। आंटी, उसने मुल्तजी नजरों से रिदा की वालदा की जानिब देखा था।